अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। तुम मेरे होके रहो, इकरा गुलनाज़, किस्त नंबर 8। थोड़ा-सा नावल है, मेरा ख़्याल में 1-2 एक साथ ही और चलेगा और उसके बाद इसका एंड हो जाएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम सब लोग। तुम्हारी यहाँ के बारे में क्या राय है? ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, मगर मुझे जो मिलता है इस पर शुक्रगुज़ार हूँ। मज़ीद पाने के लिए मैं दुआ कर सकती हूँ। आंटी मेरे लिए रवायती सास की तरह नहीं है, और अगर होती तो शायद मेरे ख़यालात और ज़िंदगी ऐसी ना होती, जैसी अब है। उसने पुरखुलूस होते हुए कहा था। वो तो ठीक है, मगर हर इंसान की अपनी ख्वाहिशात और ख्वाब होते हैं। तुम्हारे ख्वाहिशात और ख्वाब कहाँ हैं? वो इसकी झुकी नज़रों को बगौर देखते हुए पूछा था। इस लम्हे उसको यूं लगा जैसे क्लासरूम में शर्मीला सा बच्चा हो और उसको सारा सबक आता हो, बस सुनाने की हिम्मत और हौसला ना हो। इसको सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत और फर सुनाने के लिए लुकमे की जरूरत हो। और उसे सुमामा वो बच्चा लगा था जो सब जानता हो मगर सबके सामने अपना सबक नहीं सुना सकता। अब इसको वो सिर्फ लुकमा दे रहा था और वो अपने ख्यालात का काफी खुलकर इजहार कर रही थी। मेरी ख्वाहिश बहुत महदूद है और ख्वाब को मैं पूरा कर रही हूँ। अपनी माँ को ख्वाब को मैं अपनी ख्वाहिश की चादर में लपेटकर इसी को पूरा करने ही यहाँ बैठी हूँ। ज़रूरतों को मैंने मद्देनज़र रखा है और अपनी ख्वाहिशों और ख्वाब को एक साइड पर कर दिया है। मैं समझा नहीं तुम कहना क्या चाहती हो। मैं आपको नहीं समझा सकती और ना कभी आप समझ पाएंगे। उसने धड़कते दिल पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा और अपनी नजरें और झुका ली कि कहीं इनमें छुपे जज्बात ना देख लें। अगर तुम मुनासिब समझो तो मुझसे अपनी बात शेयर करना चाहो तो कर सकती हो। उसे जानने का एक तजस्सुस हुआ तो उसने दोस्ताना अंदाज में कहा था। एक वही तो नहीं कर सकती, उसने दिल में सोचा था। ताबिश ने अपना रुख सामने करते हुए साथ में लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चलाने लगा। कहते हैं कि जो खामोश लोग होते हैं वो अंदर से बहुत गहरे होते हैं और इनसे बात उगलवाना आसान नहीं होता। उसने काम करते हुए नजर उठाकर देखा था और वो उसकी तरफ ही देख रही थी। आप मुझसे क्या कहना जानना चाहते हैं? मुझे आपके जितना नॉलेज और तजुर्बा नहीं है। मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारी आपस में कभी इतनी बेतकल्फी नहीं हुई जो मैं अपने बारे में बता सकूं। वो इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया था, वरना इसने तो ऐसी कोई बात नहीं की कि वो मुस्कुरा देता। वो चंद लम्हों के बाद बोला, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ तो मेडिसिन लेकर आराम करो और फिर सबमिट भी करवा देना। आप कर देंगे? ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं कह रहा हूँ तो कर दूंगा। इसके अलावा कुछ और काम है तो बता दो। मैं कोशिश करता हूँ इसमें भी तुम्हारी हेल्प कर सकूं। अगर मेरी किसी भी जगह पर ज़रूरत हो तो बता दिया करो। खुद को हल्कान करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो सिर्फ यही काम बाकी है, मैंने कर लिया है कुछ। ठीक है, फिर मैं उसे कंप्लीट कर देता हूँ, तुम जाकर रेस्ट कर लो। तो उसने इस बात में सर हिलाया और उठकर चली गई। रात के 2 बज रहे थे और ताबिश न जाने कब का काम खत्म करके आए, तो वो बेड पर ही आकर लेट गई। उसे बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही थी और उसने सोचा जब वो आएगा तो वो अपना कंबल लेकर सोफे पर लेट जाएगी। कमरे में एक ही कंबल था, सो वो वही ले गई। बिस्तर पर जाते ही नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया और सब कुछ फरामोश करके उसने नींद की गोद में सर रखकर आराम से सो गई थी। ताबिश तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए अपना काम मुकम्मल करने लगा। तकरीबन आधे पौने घंटे में तमाम काम खत्म करके लैपटॉप को शट डाउन करने से पहले वो रुका और उसकी दूसरी असाइनमेंट चेक करने का सोचा। इसका मकसद सिर्फ इसकी दूसरे असाइनमेंट के काम को देखना था। उसने ही जैसे ही ड्राइव ओपन की तो इसमें काफी सारे फोल्डर शो होने लगे। उसने एक फोल्डर ओपन किया तो इसमें बहुत सारी कार्टून्स, ड्रामे और कुछ कॉमेडी मूवीज थी। इसको ड्राइव में फिलहाल डॉक्यूमेंट्स तो न मिले, अलबत्ता मुख्तलिफ डिशेस बनाने के कुछ तरीके मिल गए जो उसे पसंद थी। उसको बंद किया और दूसरा फ़ोल्डर ओपन किया जो उसने अंग्रेज़ी हरूफ का लफ़ टी के नाम पर एक बनाया था। उसने ओपन किया तो उसका नाम टी पर रखने की वजह भी समझ में आ गई, यानी टी से ताबिश। इस फ़ोल्डर में उसकी बहुत सारी तस्वीरें और बेशुमार वीडियोज़ थीं। उसने अब तक अपनी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से के अलावा दीगर एक्टिविटीज़ के हवाले से जितनी भी अपनी तस्वीर अपलोड की थीं, वो सब इस फ़ोल्डर में मौजूद थी। उसने जब से न्यूज़ चैनल जॉइन किया था, वो तब से लेकर अब तक जितनी बार वो ऑन स्क्रीन रहा, वो सारी न्यूज़ और उसके मुताबिक अपडेट्स वहाँ मौजूद थी। वो हैरत से हर चीज़ को देख रहा था। वो सही कह रहा था कि खामोश इंसान के बारे में जानना और उसकी सोच तक रसाई इतनी आसान नहीं। एक बात जो उसके लिए तजस्सुस का बायस बनी वो ये थी कि उसने रामीन के साथ भी चंद एक यूनिवर्सिटी की तस्वीरें अपलोड की थी, जो वो कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। होंठ भींचे इसके बारे में इतना जान लेना ही काफ़ी था और मज़ीद मज़ीद जानने का तजस्सुस ख़त्म हो गया।
उसने लैपटॉप बंद किया और नोट्स और किताबें सेट कर रहा था, तभी समीना बेगम अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और उसे वहां देखकर परेशानी से पूछा, तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? उनके लहजे में फिक्रमंदी आया थी। यह आप सुबह अपने बहू से पूछिएगा, जो यहाँ बैठी पढ़ रही थी। मैडम को बुखार था और उसने बताना भी जरूरी नहीं समझा। मुझसे तो जिक्र नहीं किया। अब कैसी तबीयत है? उन्होंने परेशानी से पूछा। मेडिसिन का कहा तो था और मैंने इसका काम कंप्लीट कर दिया था। उसने बुक्स एक जगह तरतीब से रखते हुए बोला। सुबह घर में नाश्ता बनाने की बजाय मैं बाहर से ले आऊंगा। आप इसको अच्छे से बता दीजिएगा, इतनी अच्छी बनने की जरूरत नहीं है जितना वो जाहिर कर रही है। वो ऐसे ही है। उसने रुककर सुना था। मेरा काम बस मुकम्मल हो गया, मैं भी रेस्ट करने जा रहा हूँ और फिर सुबह मुझे भी जाना है। अपनी जगह से उठते हुए उसने कहा था और समीना बेगम ने गौर करना चाहा कि वो किस बात पर खफा हो रहा है। वो सिर्फ यही समझी वो सुमामा की वजह से परेशान है और अब तक काम करता रहा है। शायद इसलिए उकताहट का शिकार हो गया है। वो ये सब कुछ जानकर कई उलझनों का शिकार हो गया था। वो कमरे में आया और उसे बेड पर देखकर चंद लम्हों के लिए रुक गया। उसको कुछ भी कहे बगैर लाइट ऑफ की और खुद दूसरी साइड पर आकर लेट गया। वो अपना कंबल नीचे ही छोड़ आया था। इसका कंबल घसीट कर ओढ़ लिया था। इसके एहसासात बदल रहे थे और इसने इकरार किया था कि इसके वजूद से इनकार इतना भी आसान नहीं था। वो वापस तो आ गया था, पर इसका दिलो दिमाग कई तरह से उलझ के रह गया था। वो इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था, मगर सोच रहा था। उसने जो अव्वल रोज से उसके बारे में ज़हन में बिठा रखा था, वो सब हवाओं में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके ख़्यालात बदलने लगे। इससे बात करते वक़्त माथे पे तेवरियाँ चढ़ डाले बिना वो बात बेबात गुफ्तगू कर लिया करता था। इसको इससे बात करने के लिए कोई ना कोई जवाब मिल जाता। कभी अम्मी की खैरियत जानने के लिए कॉल कर लेता तो यूं ही हाल-अहवाल पूछ लिए। पर दिल के मानने से अब भी इनकारी था। वो वक़्ती रुझान और हमदर्दी का नाम दे रहा था। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि वो लड़की उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत रखती है। उसने खुद को कई बार जताया कि वो महज़ उसकी फ़िक्र करता है। वो इस घर का एक फ़र्द है और कुछ नहीं। वो स्टूडियो से बाहर आया और उसकी ड्यूटी का टाइम ओवर हो चुका था। गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि अज़हर की कॉल आने लगी और उसने वक़्त ज़ाया किए बिना कॉल अटेंड की। और जनाब, कब तक छुट्टियाँ ले रहे हो? मैंने सारे काम तुम्हारे ज़िम्मे लगा रखे हैं। मैं कोई काम नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ शादी एन्जॉय करूँगा। सब कुछ तुमने देखना है। उसने सलाम के बाद आगाह करते कहा था। 2-3 दिन पीले पहले आ जाऊँगा, उसने आराम से कहा। 2-3 दिन से काम नहीं चलेगा, कम से कम 1 हफ़्ते की छुट्टियों के लिए अप्लाई करो। मेरी ज़िंदगी में पहली बार शादी हो रही है। मेरे भाई, शादी सबकी पहली बार ही होती है और फिर उसके बाद दूसरी की बारी आती है। मैंने कभी नहीं सुना इंसान पहली छोड़कर डायरेक्ट दूसरी तीसरी करवाए। उसने मुस्कुराते हुए कहा। जो भी कहो, लेकिन तुम 1 हफ़्ते की छुट्टियाँ ले रहे हो। भई, मैं किस खुशी में लूँ? शादी तुम्हारी है, मेरी नहीं। उसने मज़ीद तंग करते कहा था। तो कर लेते छुट्टियाँ। तुम भी अपनी शादी पर किसने रोका था? शुक्र करो 2 ली थी, वरना शायद शादी वाले दिन ही चला जाता। उसने दिल में सोचा और फिर बोला, मैं आने की कोशिश करूँगा, मगर तुम सारी ज़िम्मेदारी मुझ पर डालकर खुद बेफ़िक्र मत हो जाना। जो तुम कहो। वैसे सुमामा भाभी ने एक बार भी इनकार नहीं किया। वो आरज़ू के साथ मिलकर लड़के वालों के सारे काम निपटा रही हैं और बेचारा दुल्हा मियाँ भी साथ-साथ इनकी मदद करवा रहा है। और एक तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड और भाई हो, जो मुझे सौ नखरे दिखा रहा है। उसने मस्नूई नाराज़गी से कहा था। वो ऐसी ही है, मुझे उस पर गुस्सा भी आता है और क्या? उसने तंग करते हुए दिलचस्पी से पूछा। कुछ नहीं, तुम सुनाओ, बाकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? उसने बात बदलते कहा। जो तुम्हारा दिल कहता है और जो तुम महसूस करते हो, इसको मान लो, वो सच में बहुत अच्छी है। उसको बात बदलते हुए देखकर कहा। मैं स्टूडियो से निकल रहा था, हम बाद में बात करेंगे। तुम सच्चाई से भाग क्यों रहे हो? वो अपनी बात पर कायम था। मैं किसी से नहीं भाग रहा, बस खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे अभी वक्त चाहिए। मैं जान सकूं कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं 2 कश्तियों में सवार होने की बजाय एक का इंतखाब करना चाहता हूँ। जो जल्दबाजी में मैंने तब की थी, तो इस बार मैं सोच समझ कर फैसला करना चाहता हूँ। मेरी राय अपनी जगह, मगर दूसरों के जज्बात और ख़यालात अपनी जगह। मुझे उम्मीद है तुम वही करोगे जो सबके हक में बेहतर हो, मगर इस बार दिल से ज़रूर पूछ लेना। तो उन्होंने चंद एक बातों के बाद कॉल काट दी थी। अज़हर से जो वादा किया था उसको पूरा करना था। उसने तमाम प्लान्स के मुताबिक सब कुछ ऑनलाइन बुक करवा लिया और जो कुछ और तैयारी रहती थी वो आकर खुद देख लेगा। शादी से 1-2 दिन पहले वो घर आया था। ज़्यादा तैयारियां तो हो चुकी थी, फिर भी शादी वाला घर होने के बाइस कोई ना कोई काम निकल आता। अज़हर के वालिदैन आ चुके थे और इन्हें भी अपनी शॉपिंग करनी थी और वो सुमामा को लिए मॉल के चक्कर लगाते रहे।
وہ جب گھر آیا تھا تھوڑی دیر گھر رہا اور پھر اظہر کے یہاں چلا گیا۔ رات کو اظہر نے روک لیا اور کچھ پرانے دوست بھی آئے تھے اور وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ مہندی کا فنکشن رات دیر تک جاری رہا اور جیسے ہی اختتام کو پہنچا تو وہ گھر واپس آ گئے اور آتے ہی سو گئے۔ بارات کے ساتھ خصوصی طور پر اظہر نے اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ وہ دولہا کا دوست اور سب انتظامات وہی دیکھ رہا تھا۔ دلہن والوں کے جو بھی رسم و رواج اور مطالبات تھے وہ اظہر کی والدہ سعیدہ بیگم اور تابش دیکھ رہے تھے۔ سعدیہ بیگم اور تابش دیکھ رہے تھے۔ اگر اظہر اس کو بھائی کہتا تھا تو اس نے بھی بھائی بن کر دکھایا۔ اس تمام وقت میں وہ سمامہ سے ٹھیک سے بات چیت بھی نہ کر سکا اور شادی کے انتظامات میں بہت مصروف رہا۔ سمامہ نے شادی کو لے کر خاص تیاری کی تھی پر اس نے ایک بار بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا۔ باقی سب کے ساتھ جو تابش کا دوستانہ تعلق تھا مگر اس کے ساتھ ابھی تک نہ ہو سکا۔ ولیمے کے روز بھی وہ حال میں موجود تھا۔ اس نے ایک بار ساری ارینجمنٹ اور مینیو کو دیکھنا تھا۔ اس نے کال کی تھی کہ آپ لوگ ریڈی رہیں، میں تھوڑی دیر میں پک کر لوں گا اور خود بھی چینج کرنا تھا۔ سمینہ بیگم کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ ان کے گھٹنے میں درد ہونے کے ساتھ شوگر لیول بھی کافی ہائی تھا۔ انہوں نے جانے سے منع کر دیا اور سمامہ کو تیار ہونے کے لیے کہہ دیا۔ اتنے دنوں سے سمینہ بیگم کے ساتھ ہی تمام فنکشن اٹینڈ کیے، اب ان کے بغیر جانا اسے تھوڑا بے چین کر رہا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں رک جاتی ہوں۔ بیٹا میری طبیعت اتنی بھی خراب نہیں ہے، میں آرام کروں گی تو بہتر محسوس کروں گی۔ تم چلی جاؤ، میں نے بعد میں معذرت کر لوں گی۔ ہم دونوں نہیں جائیں گے تو برا لگے گا۔ آپ کے بغیر تابش ہے نا تمہارے ساتھ، اس کو میں کہہ دوں گی تمہارے ساتھ رہے گا۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، وہاں جا کر بھی مجھے آپ کی ٹینشن رہے گی۔ میں بھی ان سے معذرت کر لوں گی۔ میری فکر نہ کرو، مجھے صرف ریسٹ کی ضرورت ہے۔ کل کھانے پینے میں احتیاط نہیں کی، اس وجہ سے شوگر کافی بڑھ گئی ہے۔ جب سامنے پسندیدہ کھانے کی ڈشز ہوں تو پھر شادی ایسے موقع پر کھانے پینے میں احتیاط کہاں رہتی ہے؟ چلو شاباش، تم تیار ہو جاؤ۔ شاباش آتا ہی ہو، تابش آتا ہی ہوگا اور پھر آتے ہی اس نے جانے کا شور مچا دینا ہے۔ آپ اکیلی رہیں گی؟ میں رہ لوں گی اور ویسے بھی 2-3 گھنٹے کا تو فنکشن ہوگا۔ کتنا ارمان تھا کہ تمہارا ولیمہ بھی ہم شاندار طریقے سے کریں، لیکن پھر مصروفیات آڑے آ گئی اور سب کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہو گیا۔ میں تابش سے بات کرتی ہوں، ہم جلدی تمہارا فنکشن بھی رکھیں گے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جب ہوگا وہ تب کی بات ہے، لیکن میں نے تمہارے لیے جو ولیمے کے فنکشن کے لیے خاص طور پر ڈریس لیا تھا وہ پہن کر جانا، بہت پیاری لگو گی۔ میں نے تو اپنے حساب سے خرید لیا، اب ہم تمہارا جب ولیمہ رکھیں گے تو اپنی مرضی سے نیا ڈریس خرید لینا، جیسا تمہیں اچھا لگے۔ میں نے تو جو پسند آیا خرید لیا تھا۔ ریسیپشن کا سن کر وہ چپ ہو گئی۔ ان کے اصرار کرنے پر اٹھ کر کمرے میں تیار ہونے چلی گئی۔ وہ ان کی زندگی میں کہاں ہے وہ خود نہیں جانتی تھی، لیکن ایک بات جو جانتی تھی، اگر خوش فہمیاں پالنے کا اسے جواز ملتا تو وہ پال لیتی، لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے وارڈروب کھولی اور پہننے کے لیے ڈریس نکالا تھا۔ وہ پہلے بھی کئی بار برگنڈی کلر کے گاؤن کو اپنے ساتھ لگا کر دیکھ چکی تھی، جس کو بھی اس قسم کی ڈریس بہت پسند ہے، لیکن کبھی بھی اس نے اپنی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر خریدنے کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ کئی بار اس نے گاؤن نکال کر آئینے کے سامنے اپنے ساتھ لگا کر دیکھا تھا اور آج پہننے کا موقع بھی مل گیا۔ دل جیسے بھی اچاٹ سہی، لیکن اسے اپنے آپ کو سب کے اور تابش کے سامنے مطمئن دکھانا تھا۔ اس کی بے تنائی سے اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ اپنا فاصلہ برقرار رکھے ہوئے ہے تو اسے بھی اپنی زندگی کا بھرم رکھنا آتا ہے۔ چینج کرنے کے بعد وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنا دوپٹہ اتار کر ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ تابش کے آنے میں ابھی تھوڑا وقت تھا، اس لیے وہ اطمینان سے تیار ہو سکتی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے زمین کو چھوتے ہوئے بال گاؤن کو اٹھا کر گول گول گھوم کر دیکھا اور نزاکت سے گاؤن کو ایک سائڈ سے اٹھا کر پوز مار کر خود ہی مسکرانے لگی۔ پھر لائٹ سا میک اپ کرنے کے بعد بالوں کو کھول کر سلجھانے کی بجائے پہلے ڈریس کے ساتھ نیکلس پہننے کا خیال آیا۔ بالوں کو باندھنے کی بجائے اس نے الماری میں رکھی ہوئی جیولری کو باکس سے نکالا۔ ساری جیولری اس نے پیک کر کے الماری میں ایک سائڈ پر رکھ دی تھی، اسے کبھی پہننے کی ضرورت نہیں پڑی اور اسے لگتا تھا شاید کبھی موقع آئے گا۔ وہ جیولری ڈھونڈ رہی تھی تبھی تابش عجلت میں اندر داخل ہوا۔ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، میں چینج کر لوں پھر ہم چلتے ہیں، اس نے کمرے میں آتے ہی اس کو مخاطب کرتے کہا تھا۔ اس کا رخ دوسری جانب تھا، اس لیے سرسری سا دیکھتے ہوئے اسے اپنی ریسٹ واچ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی اور ساتھ میں اسے یاد دہانی کروانا بھی ضروری سمجھا۔ پلیز میرے کپڑے بھی نکال دیں، اس نے موبائل چارجنگ پر لگاتے ہوئے کہا۔ وہ جو باکس کھولے جیولری سلیکٹ کر رہی تھی، اس کی آواز سن کر وہ جگہ پر کھڑی پزل ہونے لگی۔ اس کا دوپٹہ بھی بیڈ پر تھا اور بال بھی کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ اسے کسی کے سامنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارا تھا۔ واپس مڑ کر دیکھنے کی سخت گویا ختم ہو گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟
इसको यूं ही खड़े देखकर उसने कहा था। वो वार्डरोब में मुंह दिए क्या ढूंढ रही है वो अंदाजा नहीं कर पाया। उसको मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने वहां हैंग किया दूसरा दुपट्टा निकाल लिया था और उसको जल्दी से ओढ़ने लगी थी और दूसरे हाथ से ज्वेलरी बॉक्स को संभाल लिया। हम लेट हो रहे हैं, क्या कर रही हो? कहते हुए वो उसकी जानिब आ गया और फिर जल्दी से कपड़े निकालकर उसको देने लगी और वो अचंभे से उसके ड्रेस और उसकी खामोशी की वजह जानने के लिए आगे बढ़ा था। ये आपका ड्रेस, उसने जल्दी से निकालकर उसको पकड़ाते कहा। इसके साथ टाई भी निकाल देनी थी, उसकी तरफ देखते कहा। उसने हैंग की हुई टाई को उजलत में खींचकर निकालना चाहा तभी उसका हाथ सुमामा की ज्वेलरी बॉक्स से टकराया और बॉक्स एकदम से जमीन पर गिर पड़ा और ज्वेलरी इर्द गिर्द फैल गई थी। सुमामा ने बौखलाकर पहले उसकी जानिब और फिर इर्द गिर्द दूर तक फैली ज्वेलरी को देखा था। आई एम सॉरी, उसने कान खुजाते कहा था। इट्स ओके, मैं उठा लेती हूँ। इसका यूं कहना उसे अच्छा नहीं लगा था। वो वहीं बैठकर उठाने लगी थी। गलती इसकी भी थी। वो इसके सामने आने पर कंफ्यूज हो रही थी और उसकी वहां मौजूदगी के बायस वो इस बॉक्स पर गिरफ्त नहीं रख पाई थी। मैं मदद करवा देता हूँ, कहकर वो भी वहीं बैठ गया और उसके बाल गाउन इर्द गिर्द फैल गए थे। नीचे से रिंग उठाकर उसने पकड़ाते बेख्तियार उसकी नजरें उसकी रेशमी खुले लंबे बालों पर गई थी। वो जो दुपट्टे की आड़ से निकलकर सामने की जानिब फैल गए थे, उसने लापरवाही से इन्हें पीछे झटका। घुटनों के बल बैठकर उसके पास पड़ी चूड़ियां उठाने में हलकान हो रही थी। उसने बाल दोबारा जल्दी में पीछे झटकने चाहे तो उसके बड़े हाथ में उलझ कर रह गए थे। एक एहसास के तहत उसने इनकी नरमी को अपनी मुट्ठी में नरमी से दबा लिया था। वो थोड़ा और करीब हुआ था। एक पल को सब कुछ फरामोश करके वो सिर्फ उसको देख रहा था। पहली बार किसी और जज्बे के तहत किसी नए रूप में देख रहा था, जो इस पर गालिब आ गया था और बाकी सब कुछ पस मंजर में चला गया था। उसको यूं देखते पाकर वो तेजी से पीछे को हटी थी और उसके बाल उसकी मिट्टी में होने की वजह से खिंचाव पड़ा तो एक आह उसके मुंह से निकली थी, जो इसको होश की दुनिया में वापस ले आई थी। उसने हौले से मुट्ठी खोल दी और अपनी हरकत पर खुद को सरसनिश करते उठ खड़ा हुआ। उसकी नजर बागी होकर फिर उसकी जानिब उठ रही थी। उसका दिल एक नए अंदाज से धड़का था, जिसे वो नजरअंदाज करके वॉशरूम में घुस गया। सुमामा अपनी जगह साकत बैठी रह गई। इसका दिल जोरों से धड़का था। उसने आज पहली बार अपने लिए उसकी आंखों में कोई जज्बा देखा था। उजलत में उसने सारी ज्वेलरी उठाकर बॉक्स में रखी। ताबिश के बाहर आने से पहले वो तैयार होकर जाना चाहती थी। बालों को अच्छे से कवर करने के बाद उसने हिजाब सेट करने लगी। वो जानती थी कि वहां पर मखलूत इंतजाम किया होगा, इसलिए इस मुनासबत से उसने ज्वेलरी और हिजाब ओढ़ लिया था। आईने में एक बार अपना तनकीदी जायजा लिया, फिर अपना पाउच पकड़ा और नीचे आ गई। ताबिश जब शावर लेकर बाहर आया तो वो जा चुकी थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वो जल्दी से तैयार हुआ और अम्मी के कमरे में आ गया कि वो यकीनन वही उनके पास होगी। कमरे में आते ही उसने एक नज़र डाली जो नजरें झुकाए अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। अम्मी, अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर कुछ भी मसला हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। मैं पहले से काफी बेहतर हूँ, तुम लोग मेरी फिक्र ना करो। मेरे लिए परेशान मत होते रहना। मेरे बगैर ये उदास हो रही थी, अब तुमने सुमामा का ख्याल करना है। मुझे कोई शिकायत ना आए। जो आपका हुक्म। उसने मुस्कुराते हुए ताबेदारी से कहा था और ब्लश करते सुमामा के चेहरे की जानिब देखा था। माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। ये ड्रेस मैंने वलीमे के लिए खरीदा था। निकाह तो तुम्हारा सादगी से हुआ था, इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्द ही तुम्हारे वलीमे का एहतमाम करके अब सुन्नत पूरी कर दें। जिन लोगों को मालूम नहीं तुम्हारे निकाह के बारे में, इस तरह वो सब लोग आगाह भी हो जाएंगे तुम्हारे रिश्ते तक के बारे में। उन्होंने राय लेते हुए पूछा था। अभी तो हम लेट हो रहे हैं, फिर कभी बात होगी। खैर से जाओ। अल्लाह ताला तुम दोनों पर अपना करम करे और मज़ीद खुशियां देखना नसीब करे। फिर वो सलाम करके बाहर आ गए। सुमामा की हालत देखकर इसके होंठों पर न जाने क्यों मुस्कुराहट तोड़ गई थी। हाल ज्यादा दूर नहीं था, 10 मिनट में वहां पहुंच गए। वो इससे बात करना चाहता था लेकिन जल्दी होने के बायस कोई बात ना कर सका। वो लोग जब तक शादी हाल पहुंचे, दुल्हा और दुल्हन को स्टेज पर बिठा दिया गया था। इस थोड़े से वक्त में सुमामा ने खुद को कंपोज रखने की कोशिश की थी और उसमें काफी हद तक कामयाब भी हो गई थी। गाड़ी से निकलकर स्टेज तक आते हुए काफी पुरएतमाद होकर उसके साथ चलते हुए सामने देखा था। अजहर ने ताबिश के लेट आने पर उसको घूर कर देखा था। इनके स्टेज पर आते ही देखकर उसने ताबिश को गले लगाया था और उसने दोबारा अजहर को मुबारकबाद दी, जो उसने खंदा पेशानी से कबूल की। सुमामा ने भी आरजू के साथ लगकर मुबारकबाद दी थी और साथ में खुलूस दिल से तारीफ भी की थी। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बल्कि दोनों साथ और भी प्यारे लग रहे हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप दोनों भी साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं।
आरज़ू ने इन दोनों की जानिब देखते कहा था। आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आप दोनों भी साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। आरज़ू ने इन दोनों की जानिब देखते हुए कहा था। मैंने तो कई बार एहसास दिलाया ताबिश को कि भाभी के साथ तुम भी कुछ अच्छे लगते हो। इसलिए साथ में रहा करो ताकि ताबिश की भी तारीफ हो जाए। अजहर आंख दबाता ताबिश को देखते हुए कहा था जिसकी मुस्कुराहट पर चेहरे पर मुस्कुराहट महवे रक्स थी। तुम पार्लर के यहाँ हो क्या है? मुझे पहचान ही नहीं रहे। उसने मसनूई गुस्से से कहा था। मजाक कर रहा था। आप दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। मेरी वाइफ कह रही है तो बिल्कुल ठीक कह रही है। उसने आरज़ू की जानिब देखते हुए मुस्कुराकर कहा था। अभी से इतनी ताबेदारी? उसने आहिस्ता से तंग करते हुए कहा था। तुम भी किया करो, सवाब मिलता है। उसने राजदारी से बताया था। मुझे लगता है यहाँ जितने भी लोग हैं इन सब में नेकियां कमाने में तुम सबकत ले जाओगे। हो भी सकता है। तुम भी कोशिश करके देख लो। अभी से तुम ट्राई करो। वो अभी बातें कर रहे थे कि अजहर के ससुराल वाले आ गए तो वो दोनों उठकर स्टेज से नीचे आ गए थे। ताबिश उसके पास आ खड़ा हुआ था। अच्छी लग रही हो। उसने सरगोशी में इधर उधर देखते हुए कहा था। जी? उसने अचंभे से देखा कि शायद उसे सुनने में गलती हुई है। अच्छा लग रहा है सब। उसने बात बदलते हुए कहा था। आपने इंतजाम किया तो अच्छा लगेगा, मगर अम्मी की कमी महसूस हो रही है। वो भी अनजान बन गई। मैं कंपनी देने के लिए ही खड़ा हूँ। इसके यूं कहने पर उसने नजर उठाकर देखा था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंच देती नजरों को देखकर वो अपनी पलकों को झुकाने पर मजबूर हो गई थी। वो इसके जवाब का इंतजार करता रहा पर वो खामोश रही तो उसे खुद ही बोलना पड़ा। मुझे कभी-कभार लगता है तुम बहुत कॉन्फिडेंस लड़की हो, पर अगले लम्हे लगता है कि तुमसे ज़्यादा शर्मीली लड़की और कोई नहीं है। कभी तुम जवाब देकर लाजवाब कर देती हो और जब तुमसे जवाब की तवक्को की जाए तुम खामोश हो जाती हो। क्या कन्फ्यूजन है सब? उसने बात करने के लिए उकसाया था। वो उससे बात करना चाह रहा था। कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है जो तुम बताना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारा चेहरा सब कुछ अयां कर देता है और तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती। पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, मैं तो आपसे कुछ भी नहीं कहा। उसने नज़रें झुकाकर हकलाते हुए कहा था। तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है, जो मेरी तरफ देखकर भी बात नहीं कर सकती। इसके चेहरे का तवाफ करते हुए कहा था। मुझ में कॉन्फिडेंस बहुत है, मगर अजनबी लड़कों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकती। मैं तो अजनबी नहीं हूँ, महरम हूँ तुम्हारा। मुझसे बात कर सकती हो। इस महरम के पीछे की वजह आप भी जानते हैं और मैं भी। इसलिए मैं अपनी हदूद की पासदारी करते हुए इस फितरी झिझक की हद अबूर नहीं कर सकती। मैं आपकी तरह बातें नहीं कर सकती, मगर आपकी बातों में छुपे मानी समझ में आते हैं मुझे। अब की बार उसने नज़र उठाकर देखा था और उसके चेहरे पर रक्स करती मुस्कुराहट इसको नज़रें बदलने पर मजबूर कर गई। इसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई थी और चंद लम्हों के बाद बोला, अच्छा है, तो मुझे अपने समझदार होने पर कायल कर रही हो, लेकिन मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ। उसने तस्हीह की। बातों से ही इंसान के ख्यालात, किरदार और नियतों का पता चलता है। उसे कंधे उचकाते हुए कहा था। हर एक को जज करना इतना आसान नहीं कि वो जो कह रहा है वाकई में है या सिर्फ दूसरों को मुतासिर करने के लिए बातें कर रहा है। उसने अपने इर्द-गिर्द देखते हुए कहा था। हाल में तकरीबन सभी खुशखबरियों में मसरूफ थे। कहीं तुम्हारा इशारा मेरी तरफ तो नहीं? मैंने जनरली बात की है। आप मुझे क्यों मुतासिर करेंगे? मेरी अपनी एक राय है आपके बारे में। अच्छा, वो क्या? उसे जानने का इश्तियाक हुआ। वो कहकर पछताई। इसको अपनी राय बताना उसके बारे में बहुत मुश्किल था। वो तो इसके मुँह से अचानक निकल गया, वरना कभी भी ऐसा ना कहती। तो इसके दिलो-दिमाग में चल रहा है उसके हवाले से। कैसे ख़्यालात रखती हो तुम मेरे हवाले से? अपनी बात पर ज़ोर देते हुए उसने कहा था। वो वो इससे पहले कि वो कुछ कहती, उसे सामने से आती हुई रामीन दिखाई दी। उसकी भी हॉल में एंटर होते ही निगाह स्टेज पर होती हुई इन पर ठहर गई। हाथ में बुके पकड़े चेहरे पर तनाव के आसार लिए वो सीधे इनके पास आ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तुम? उसने एक उचटती निगाह सुमामा पर डाली और खुश इखलाकी से ताबिश को मुखातिब करते हुए पूछा। वालेकुम सलाम, तुम्हारे सामने हूँ। इसी अंदाज में ताबिश ने जवाब दिया और सुमामा को देखा, जो इन्हें इग्नोर करके मुखालिफ समत देख रही थी। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। यकीनन तुम खड़े बोर हो रहे होगे। उसका इशारा सुमामा की तरफ था। मैं तो एंजॉय कर रहा था। बोरियत कैसी? इसका यूं कहना उसे हजम नहीं हुआ था। अगर बोरियत खत्म करने के लिए किसी मामूली इंसान को कुछ देर के लिए अपने साथ खड़े होकर बातचीत कर ली जाए, तो कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन ख्याल रहे कि दूसरा शख्स ज़रा सी अहमियत मिलने पर खुद को हवाओं में उड़ता महसूस न करे। किसी को इतना ही वक्त दो जितना वो डिज़र्व करता है। बहुत से लोग ख्वाह में ख्वाहिश खुशफहमियाँ पाल लेते हैं और फिर इल्ज़ाम भी दूसरों पर लगाते हैं।
इन्हें इनकी हैसियत बताते रहा करो, जो अपनी हैसियत से ज़्यादा ऊँचे ख्वाब देखने लगे। खुद को नेक सीरत का लिबादा ओढ़कर दूसरों को मुतासिर करने की हर मुमकिन कोशिश करें। इसका इसका इशारा सुमामा की हिजाब की जानिब था और वो उसी को सुना रही थी। इसकी बात पर सुमामा ने भवें सुकेड़ कर देखा था, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो मज़ीद दाँत पीसते हुए बोली, कुछ लोग दूसरों को मुतासिर करने के लिए हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और वो समझते हैं कि इसमें कामयाबी हो जाएंगे। अज़हर आमीन को देखकर उनकी तरफ आ गया था। क्या बातें हो रही हैं? उसने सुमामा के चेहरे पर तनाव देख के आसार देखकर हल्के फुल्के अंदाज में पूछा था। कुछ खास नहीं, रामीन ने मुस्कुराते हुए कहा था। वो जो बाबर करवाना चाहती थी करवा चुकी थी। और सुमामा की तौहीन से सुर्ख होते चेहरे की जानिब देखते कहा, और इसके दिल को जैसे तस्कीन मिली थी। उसने इतनी दूर से ही ताबिश के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट और सुमामा के चेहरे पर फैला इत्मीनान देखा, जो इसका सकून खारिज कर गया था। उसने जानबूझकर वो सब कहा था जिसमें वो कामयाब भी हुई। बहुत मुबारक हो तुम्हें। ताबिश को बेचैन देखकर अजहर को मुखातिब करते कहा था। थैंक्स। उसने मुख्तसर जवाब दिया। वो इनके चेहरों की जानिब देख रहा था। यहाँ कुछ देर पहले की खुशगवारियत गायब थी। रामीन को सिर्फ रिसेप्शन पर मदऊ किया था। रामीन की ताबिश के साथ फ्रेंडशिप होने की वजह से और कुछ इसकी भी हेलो हाय थी। इनके तवस्सुत से इसको भी इनवाइट किया गया था। इनकी दोस्ती से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मगर जब अब इसकी शादी हो चुकी है और इसका यूं ताबिश पर हक जताना उसे कुछ अच्छा नहीं लगा था। वो खड़े बातें कर रहे थे। इनके चंद और फ्रेंड्स आ गए। वो सब मुस्कुराकर एक दूसरे को मिल रहे थे, तो सुमामा ने खुद खुद को वहां अनफिट महसूस किया और कदरे फासले पर जा खड़ी हो गई। रामीन के कहे गए अल्फाज की चुभन अंदर तक पेवस्त हो चुकी थी। उसने एक तरफ होना ही बेहतर जाना। वहां इनका एक छोटा सा ग्रुप बन गया, जिसमें 2 लड़के और 3 लड़कियां और ऐड हो चुकी थी। वो इन्हें नहीं जानती थी और वो शायद इनके यूनिवर्सिटी फेलो थे। उसे वहां खड़े रहना अपना आप गैर अहम लगा था। जब से प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं, एंजॉयमेंट तो जैसे भूल ही गए हैं। गोल्डन वाली वालों गोल्डन बालों वाली लड़की रिदा ने बेतकल्लुफी से कहा था। मसरूफियात में से टाइम निकालना पड़ता है तो एंजॉयमेंट भी मिल जाती है। अजहर ने कंधे उचकाते हुए कहा था। वही निकालना तो मुश्किल है यार। और ताबिश, तुम स्टूडियो के बाद कहाँ मसरूफ रहते हो? मिलने मिलाने से भी गए? इसके क्लास फेलो दाऊद ने उसको मुखातिब करते हुए कहा, जो सुमामा को देख रहा था। इसको रामीन का यूं कहना बुरा लगा था, मगर इससे पहले वो कुछ कहता, वो कदरे फासले पर जा खड़ी हो गई थी और उसने उसके रवैये को महसूस किया था। तुम्हारी तरह मैं भी मसरूफ रहता हूँ। जब से यूनिवर्सिटी खत्म हुई है, दोस्तों से मुलाकात करना ही भी मुश्किल हो गया है। ज्यादा वक्त कराची में गुजरता है। जिस दिन छुट्टी हो तो घर आने की कोशिश करता हूँ। जवाब देकर वो जवाब वो दाऊद को दे रहा था, लेकिन नजरें सुमामा की तरफ उठी थीं। इसके रवैये से साफ ज़ाहिर था कि उसे रामीन का यूं कहना बहुत बुरा लगा था, इसलिए इन्हें इग्नोर करके हाल में मौजूद लोगों को देख रही थी। दाऊद ने ताबिश की नजरों के ताक़ुब में उस सुमामा को देखा था। ये खूबसूरत सी लड़की कौन है? इसने गोया ताबिश को तंग करना चाहा था कि शायद वो इस लड़की से इंटरेस्टेड है जो इसकी जानिब देख रहा है। लड़की तो प्यारी है। अजहर, क्या ये तुम्हारी कोई रिलेटिव है? इसके दूसरे दोस्त आतिफ ने फ्लर्टी अंदाज में कहा था। लगता है किसी से नाराज होकर खड़ी है, उसने मजीद कहा। इसके यूं कहने पर ताबिश ने अचंभे से इनकी जानिब देखा था। इसको सुमामा का यूं जिक्र करना अच्छा नहीं लगा था, खास तौर पर आतिफ का। उसके फ्लर्ट करने की आदत को वो बखूबी जानता था। सुमामा भी अपने जिक्र पर इनको देखने लगी। ये मेरी रिश्तेदारी में भी आती है, लेकिन ताबिश की कुछ खास लगती हैं। अजहर ने सस्पेंस क्रिएट करते हुए कहा था। ये रामीन ने उनकी जानिब देखकर जल्दी से कहा, ये ताबिश की अम्मी है ना? उनकी फ्रेंड की बेटी है, गाँव से आई है और ताबिश को इसके साथ लेकर आया है। इसको क्या मालूम कि शहर के फंक्शंस कैसे अटेंड करते हैं, इसलिए वो सबसे अलग-थलग है। रामीन, ताबिश ने उसे खामोश करवाते हुए कहा और सुमामा का धुआं होता हो चेहरा देखा। ताबिश, मेरे ख्याल में तुम्हें एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि वो तुम्हारी क्या लगती हैं। अजहर ने संजीदा होते हुए कहा था। कहीं ये ताबिश की फियांसे तो नहीं? अगर है तो बहुत प्यारी लड़की है। रिदा ने तबसरा करते हुए इस्तफसार किया। खूबसूरत तो है, लेकिन मुझे लगता है ये इसके साथ सरवाइव नहीं कर पाएगी। रामीन के होते हुए ताबिश किसी और के बारे में क्यों सोचेगा? ताऊ ने दोबारा उसकी जानिब देखते कहा था। ये मेरा पर्सनल मैटर है। जो मुझे सही लगेगा वो मैं करूंगा। अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए दूसरों के कमेंट्स मेरे लिए ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। उसने रामीन की तरफ देखते हुए कहा। तुमने माइंड कर लिया, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। आतिफ ने मुस्कुराते हुए कहा था। इससे पहले कि ताबिश कुछ बोलता, रामीन दोबारा बोली, क्या हम इस लड़की को छोड़कर कोई और बात कर सकते हैं? हम इतने अरसे बाद मिले हैं और एक अनजान लड़की के बारे में तबसरे करने बैठ गए हैं।
ताबिश ने माथे पर शिकने डाले पहने रामीन को और फिर सुमामा की जानिब देखा और वो तनफ्फुर से वहां से दूर चली गई थी। इतना सुनना काफी था। सुमामा वहां से जाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि उसको अपने डिपार्टमेंट का उबैद नजर आया। उसने देखा तो वो खुश इखलाकी से सलाम दुआ करने लगा और इसके साथ उसकी वालदा भी थी, तो मजबूरन इसको रुकना पड़ा। ये उबैद है। इसकी और सुमामा की आपस में काफी दोस्ती है। अच्छा लड़का है। रामीन ने ताबिश की मालूमात में इजाफा करते बताया था। मैंने पूछा नहीं। सुमामा ने ही बताया होगा। ग्रुप में दोस्ती और दुआ सलाम हो जाती है। ताबिश तने असाब से खड़ा इन्हें देखता रहा और फिर 5 मिनट के बाद सुमामा माजरत करते हुए वहां से चल दी थी। तुम्हें मैंने सलवा से मिलवाना है, वो भी कितने अरसे बाद मिली है। आओ ना। उसने बाजू थामे कहा था। तुम चलो, मैं आता हूँ। उसने बेजारी से कहा था। वह उस बात में सर हिलाकर इन बाकी सबके साथ चली गई थी। ये क्या तरीका है यार, तुम इसका तारुफ नहीं करवा सके कि वो तुम्हारी क्या लगती है। अजहर ने अफसोस से कहा था। इनके कमेंट्स खत्म होते तो कुछ कहता। तुम्हारी खामोशी पर उन्होंने इतने कमेंट्स किए हैं। अगर तुम वाजे कर देते तो इनकी जरूरत नहीं थी उस मामा भाभी को डिग्रेड करते। वो दांत पीसे खामोश रहा था। यार मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती, तुम चाहते क्या हो। एक तरफ तुमने इससे रिश्ता जोड़कर खुद से बांध रखा है और दूसरी जानिब रामीन को भी उम्मीद दिला रखी है। इसकी मजबूरी का फायदा उठाकर यूं सबके सामने मजाक तो ना बनाओ। उसका लहजा शिकवा करता समझाने वाला था। उसने सुमामा को देखा था जो स्टेज से कदरे फासले पर रखे एक टेबल के पास जा खड़ी हुई। उसने वहां खड़े होकर सिर्फ एक बार मुड़कर देखा था और फिर वहीं बैठ गई थी। इसका दिल जैसे हर चीज से उचाट हो गया था। वहां बैठी 2-3 ज़ईफ खवातीन बैठी आपस में बातें करने में मशगूल थीं। उन्होंने एक बार इसकी जानिब देखा था और फिर अपनी बातों में मगन हो गई। मेज पर कोहनियां टिकाए उनकी बातों को फरामोश कर देना चाहती, जो चाहकर भी उसका रवैया और ताबिश की खामोशी भुला नहीं पा रही थी। उसने अपनी नजरें मोबाइल पर मरकूज कर लीं, लेकिन जहन में इन सब की बातें और लहजा अंदर बाहर से सकून पर बात कर गया था। वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी और ना किसी को देखना चाहती थी। वहां की हर चीज और लोगों से वहशत होने लगी। वो तन्हा गोशा चाहती थी जहां उसे ना कोई देख सके और ना वो किसी को सुन सके। वो मुसलसल एक पोजीशन में खुद को मोबाइल में मसरूफ जाहिर कर रही थी। खाने के दौरान भी अपनी जगह से नहीं उठी। इन खवातीन ने इसरार किया। खाने का, पर उसने कह दिया कि उसे भूख नहीं है और पेट तो जैसे इनकी बातों से भर गया था। ताबिश एक बार आया था मगर वो इग्नोर करके बैठी रही। इसका किसी से भी बात करने को दिल नहीं चाह रहा था। वो कुछ देर खड़ा देखता रहा और फिर इन खवातीन की मौजूदगी की वजह से वापस पलट गया। वहां वो जितनी देर भी रहे, सुमामा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वापसी पर जब ताबिश ने जाने के लिए कहा तो वो खामोशी से उठकर उसके पीछे चल दी। बात करने को तो जैसे अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे। ताबिश की यूं खामोशी इसको अंदर से काट रही थी। वो तवक्को कर रही थी कि वो कुछ तो कहेगा। वो अपनी गलती का एतराफ करेगा। ताबिश का रवैया उसकी समझ से बाहर होता जा रहा था। उसकी आंखों में जो उसने अपने लिए फीलिंग्स देखी थी, क्या वो महज वक्ती जज्बा था जिसने उसको अपने हिसार में बांध दिया था और फिर रामायण के आते ही वो हिसार टूट गया। उसके दिल में जो एहसास पैदा हुआ था वो सब अब इसके लिए अजियत का बायस बन गया था। वो कहाँ है उसकी जिंदगी में, इस बात को समझना मुश्किल हो गया। सारे रास्ते वो बाहर भागते दौड़ते हुए बेदिली से सारे मनाजिर देखती रही।